हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसके MCQs। आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय 5वां है। यहाँ पर हम परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बादामी या वातापी राज्य के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, यह स्थल वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेकंड, यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने 541 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। थर्ड है, पांड्य शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन या दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। आप लोग यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिए कि ये जो विषय है आपका, ये फाइन आर्ट्स का विषय है या आर्ट एंड कल्चर वाला विषय है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ विषय है। यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पूरा इतिहास फिर से दोहरा लेते हैं। एक अभ्यर्थी ने प्रश्न भी किया था मुझे प्रीवियस वीडियो पर कि सर आप कभी कभी इतिहास के क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन हम इसे अलग नहीं कर सकते। यानी आर्ट एंड कल्चर को हमें इतिहास के साथ जोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए एक डबल जो कह सकते हैं फ़ायदा आपको हो रहा है। एक तो आपको हिस्ट्री के MCQ भी पढ़ने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको फाइन आर्ट्स के MCQ भी पढ़ने को मिल रहे हैं और दोनों चीज़ों को आप जोड़ पा रहे हैं। यानी कि जो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं वो आप इतिहास से भी जोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास का ही ये प्रश्न है और आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि बादामी या वातापी राज्य तमिलनाडु राज्य में नहीं पड़ता है, बल्कि ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें इस राज्य की, तो यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने इस पर 541 ईस्वी से लेकर 598 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। तो सेकंड वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। थर्ड है यहाँ पर, ये पांड्य शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने जो अपनी सत्ता स्थापित की थी। देखिए, ये पांड्य शासन के पतन के बाद नहीं की थी, बल्कि वाकाटक राजाओं के पतन के बाद, यानी वाकाटक शासन यहाँ पर था, वाकाटक शासन के पतन के बाद इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। केवल सी वाला, यानी कि केवल सेकंड कथन, सेकंड वाला और सी ऑप्शन आपका जो है ये आपका सही है। तो आंसर है यहाँ पर पहले का सी। दूसरा प्रश्न है आपका, कर्नाटक राज्य में अवस्थित बादामी गुफाओं के भित्ति चित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है यहाँ पर। पहला है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। अगला है, बादामी गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। अगला है, इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। अगला, गुफा के राजा और रानी के रमणीय और लावण्यमय मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। देखिए, बात की जाए इन गुफाओं की, तो इन गुफाओं का निर्माण जो है वो एक चालुक्य नरेश हुए हैं, मंगलेश। तो मंगलेश के संरक्षण में इनका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। मंगलेश जो है ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम के छोटे बेटे हैं और कीर्तिवर्मन के प्रथम के भाई हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बादामी की गुफाएं काफ़ी सुंदर बनाई गई हैं और ये आप ये देखेंगे ये विष्णु की प्रतिमाओं को समर्पित की गई हैं, इसलिए इन्हें विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम गुफाओं में कुछ चित्र जो है राजमहल के देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र ऐसा है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र है, मंगलेश का बड़ा भाई है, अपने सामंतों के साथ, पत्नी और सामंतों के साथ नृत्य का आनंद ले रहा है। तो ये भी एक चित्रित किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर गुफा में राजा रानी के जो चेहरे हैं ये काफ़ी रमणीय और लावण्यमय हैं। खास करके इन्हें देखकर हमें अजंता की चित्रशैली याद आ जाती है। अगर आप इन चित्रों को देखेंगे तो चित्रों में जो आंखें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, आंखें आधी मिची हुई हैं और होठ जो है वो आगे की तरफ निकले हुए हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी आपका सही है। गलत कथन जो है आपका ए वाला है, तो यही आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपका, मंडंगपट्टू के शिलालेख में किस राजा को विचित्र चित्त, चित्रकार पुली, चैत्यकारी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। पहला है सिंह विष्णु, कीर्तिवर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो विचित्र चित्र का मतलब होता है कि जिज्ञासु मन वाला। इसके अलावा चित्रकार पुली का मतलब होता है कलाकार केशरी, चैत्यकारी का मतलब होता है मंदिर निर्माता। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो पल्लव नरेश हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, इनको यहाँ पर ये उपाधि
से दी गई हैं, यानी कि इनके नाम की ये उपाधियां जो हैं, एक मन्नंगपट्टू में एक शिलालेख मिला है, उसमें इनके बारे में विचित्र चित्र, चित्रकार पुली और चैत्यकारी जैसी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। और ये पल्लव नरेश हैं, यानी पल्लव वंश से आते हैं। इसके अलावा सिंह विष्णु, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सिंह विष्णु जो हैं वो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम जो हैं ये आपके जो हैं चालुक्य नरेशों में से आ जाते हैं, चालुक्य वंश से बिलोंग करते हैं और इन्हें वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हैं ये आपके ये भी पल्लव से आते हैं, यानी कि ये पल्लव हैं आपके, ये वाले भी ये पल्लव हैं, इनके आगे पीपी लिख दे रहा हूं मैं, ये भी पल्लव हैं आपके और ये भी पल्लव हैं, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हैं ये पल्लव नरेश हैं और इन्होंने जो है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा महाबलीपुरम में एक शोर मंदिर है, इसका भी निर्माण करवाया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम, इनके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, तो आपका तीसरे का सही आंसर जो है वो है डी वाला, महेंद्र वर्मन प्रथम। चौथा प्रश्न है अब आपका, तिरुमलईपुरम और सित्तनवासल की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है यहाँ पर। पहला है यहाँ पर तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल, यानी कि ये पुदुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित गुफाएं हैं, ये बौद्ध गुफाएं हैं। सेकंड है यहाँ पर हिंदुशाही राजाओं ने इन गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया। अगला है गुफाओं की आकृतियों को, इनकी बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। अगला है गुफाओं की आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इन गुफाओं की, तो ये गुफाएं आपकी जो है तिरुमलईपुरम और सित्तनवासल जो कि तमिलनाडु में पड़ती हैं दोनों गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये क्या कौन सी गुफाएं हैं, ये आपकी जैन गुफाएं हैं। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है हिंदुशाही राजाओं ने इन गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया। देखिए यहाँ पर इन गुफाओं को जो संरक्षण है वो हिंदुशाही राजाओं ने प्रदान नहीं किया है, बल्कि पांड्य राजा, यानी जो पांड्य राजा हुए हैं, पांड्य राजाओं ने इन गुफाओं को संरक्षण प्रदान किया है। हिंदुशाही राजा जो थे आपके उत्तर भारत में हुए थे, खास करके कश्मीर वाले रीजन में हुए थे, यानी उत्तरी भारत में जो कश्मीर की सीमा से लगा हुआ मुल्तान है, और तो यहाँ पर पूरा एक शासन था चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला तक, तो यहाँ के राजाओं को हिंदुशाही राजा बोला जाता था। तो ये उत्तर भारतीय राजा हैं, जबकि चोल, चेर, पांड्य ये सब क्या है, दक्षिणी राजा हैं, दक्षिण भारतीय राजा हैं। तो यहाँ पर इन गुफाओं को संरक्षण किसने दिया है, पांड्य राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गुफाओं की आकृतियों की बाहरी रेखाएं ये दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे यहाँ पर जो भी गुफा में चित्र हैं, इन चित्रों का शरीर का रंग पीला है, अंगों में एक लचक दिखाई देती है। इसके अलावा जो नर्तकी वगैरह हैं, इनके चेहरों पर भावों की झलक है, अनेक गतिमान यहाँ पर अंग प्रत्यंगों में लयबद्धता आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर गुफाओं की आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल सही है कि इनकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हैं और कहीं कहीं हमें चेहरे से ये बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी आपका सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन कौन सा है। यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन गलत है, तो आंसर है आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। सेकंड, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसे राजराजेश्वर या राजराज मंदिर भी कहा जाता है। अगला है मंदिर की संकीर्ण परिक्रमा की दीवारों पर चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। देखिए बात करें आपके तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसका निर्माण जो था वो राजेंद्र प्रथम ने नहीं करवाया था, बल्कि राजेंद्र प्रथम के पिता जो हुए हैं राजराज प्रथम, तो राजराज प्रथम ने ये इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर चूंकि इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, तो इस वजह से इसको राजराजेश्वर या राजराज मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मंदिर का जो परिक्रमा पथ है, संकीर्ण परिक्रमा पथ है, तो इसकी दीवारों पर चित्रकारी की 2 परतें देखने को मिलती हैं, जिनमें एक परत तो है, निचली वाली जो परत है वो चोल राजाओं के शासनकाल की है, वहीं दूसरी परत इस पर नई परत है, और ये दूसरी वाली परत जो है ये 16वीं शताब्दी में जो नायक शासक हैं इनके काल में चित्रित की गई थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है, तो आंसर है यहाँ पर बी, केवल 2 और 3।
छठवां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना कर वहां मंदिरों का निर्माण करवाया? विजयालय, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। देखिए यहाँ पर जो राजेंद्र प्रथम है, जो कि आप जानते ही हैं राजराज प्रथम के ये पुत्र हैं, तो इन्होंने एक शासक हुए थे, पाल शासक महिपाल, इनको पराजित किया था और इसी अवसर पर इन्होंने अपनी राजधानी, नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी स्थापना की थी और बाद में इन्होंने अपने खुद को जो है गंगईकोंड चोल की उपाधि भी दी है और यहाँ पर तमाम मंदिरों के निर्माण भी करवाए हैं। तो ये राजेंद्र प्रथम है, तो छठवें का आंसर है यहाँ पर सी वाला। सातवां प्रश्न है अब आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। सेकंड, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र पर साम्राज्य का नियंत्रण था। देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, और इन्होंने इनकी स्थापना जो थी 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का जो हैं ये वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। बात करें यहाँ पर इसकी राजधानी की, विजयनगर की राजधानी जो थी हम्पी, ये यहाँ पर हरिहर प्रथम के शासनकाल में, इसके शासन के 7वें वर्ष में हम्पी को राजधानी बनाया गया था और हम्पी से लेकर त्रिची तक के समस्त क्षेत्र पर इनका नियंत्रण था। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आंसर होगा डी, ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा। आठवां प्रश्न है अब आपका, विजयनगर की भित्ति चित्रकारी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। पहला है, त्रिची के पास तिरुपराकुंड्रम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। सेकंड, आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। अगला है, भित्ति चित्रों में बुद्ध के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। अगला है, चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। देखिए बात कर लेते हैं आपके विजयनगर के भित्ति चित्रों की। तो विजयनगर के भित्ति चित्र जो हैं खास करके त्रिची के पास, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पर जो 14वीं शताब्दी में ये चित्र बनाए गए थे, ये विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है, तो इसकी मंडप की जो भीतरी दीवारें हैं, इन पर भी चित्र बनाए गए हैं और इसमें खास करके रामायण और महाभारत के प्रसंगों को यहाँ पर उकेरा गया है। इसके अलावा आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी का जो शिव मंदिर है, इसकी दीवारों पर भी आपको विजयनगरी चित्रकला के नमूने देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं भित्ति चित्रों की। तो यहाँ पर भित्ति चित्रों में बुद्ध के अवतारों को चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि विष्णु के अवतारों को चित्रित किया गया है। ध्यान देना, यहाँ बुद्ध के अवतारों को नहीं किया गया है, बल्कि विष्णु के अवतारों को किया गया है। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी वाला कथन बिल्कुल सही है। चित्रों में आकृतियों के जो पार्श्व चित्र हैं और चेहरे जो हैं ये दिखाए गए हैं। आकृतियों की जो आंखें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और इनकी कमर पतली दिखाई गई है। तो यहाँ पर गलत वाला ऑप्शन जो है वो है 8वें का सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। 9वां प्रश्न है अब आपका, नायक काल के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी नायक काल के जो चित्र हैं इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायक कालीन चित्र तिरुपराकुंड्रम, श्रीरंगम, तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। नायक कालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के चित्र भी चित्रित किए गए हैं। अगला है, नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों के पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं, जबकि विजयनगर शैली में उनकी कमर पतली दिखाई गई है। देखिए बात करें नायक काल के चित्रों की, तो नायक कालीन चित्रों के जो प्रसंग हैं, यानी कि खास करके आपको देखने को मिलेगा इनके जो प्रसंग लिए गए हैं वो महाभारत, रामायण या कृष्ण लीला के प्रसंगों पर ये चित्र चित्रित किए गए हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो नायक कालीन चित्र हैं ये तिरुपराकुंड्रम, श्रीरंगम, तिरुवरूर में भी देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और खास करके आप ये देखेंगे इनके जो आरंभिक चित्र हैं, आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है, जो आपके नायक काल के चित्र हैं इनमें। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
थर्ड स्टेटमेंट में इसका कंपेयर किया गया है। अगर देखा जाए नायक शैली के बारे में, तो नायक शैली के चित्र बहुत कुछ जो विजयनगर शैली है इसके ही विस्तृत रूप में है। अगर हम बात करें यहाँ पर विजयनगर शैली की, देखिए विजयनगर शैली की खास बात यह है कि इसमें चित्रों में जो पेट हैं लोगों के या कमर है वो बड़ी चौड़ी या फिर भारी दिखाई गई है, जबकि यहाँ पर नायक शैली के चित्रों में क्या है, कमर पतली दिखाई गई है। जबकि थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ की पुरुष आकृतियों के पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं, ये गलत है। यानी कि जो नायक शैली के चित्र हैं इनमें जो भी चित्र में व्यक्ति दिए गए हैं उनके पेट भारी नहीं है, बल्कि उनकी कमर जो है पतली है। जबकि विजयनगर साम्राज्य के जो चित्र हैं वहां पर आप देखेंगे उनके पेट भारी हैं या फिर बाहर निकले हुए दिखाई गए हैं। तो यहाँ थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। केवल पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है अब आपका, अनुष्ठान के समय भूमि पर की जाने वाली कलम एजुथू चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस एग्जाम में भी पूछी गई है और यूपीएससी एग्जाम में भी ये आ चुकी है। इसके अलावा द हिंदू में भी कई बार ये सुर्खियों में रहता है, कलम एजुथू, कई बार आपने देखा होगा। ये आपका केरल राज्य की एक चित्रकारी है, केरल राज्य की एक पारंपरिक चित्रकारी है। और ये किसी अनुष्ठान के समय पर भूमि पर जो रंगोली अपने यहाँ बनाते हैं उसी तरह ये भूमि पर बनाई जाने वाली चित्रकारी है जिसको कलम एजुथू के नाम से जाना जाता है। तो 10वें का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 11वां प्रश्न है अब आपका, केरल के भित्ति चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है ये बताना है। पहला है, केरल की भित्ति चित्रकारी नायक शैली, विजयनगर शैली और समकालीन स्थानीय परंपराओं का संगम है। अगला है, इसमें ठंडे और फीके रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इसमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। अगला है, केरल के भित्तिचित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं जिनमें ये 3 महल भी शामिल हैं, कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल यहाँ पर शामिल है। देखिए बात करें केरल की जो भित्ति चित्रकारी है इसमें हमें नायक शैली, विजयनगर शैली और वहाँ पर जो समकालीन स्थानीय परंपराएं हैं इन सभी का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर बात करें जो केरल की भित्ति चित्रकारी है इसके रंगों की बात करें तो यहाँ के रंग जो है काफ़ी कंपनशील हैं और चमकदार हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है फीके, नहीं फीके नहीं है बल्कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर रंग यूज किए गए हैं वो कंपनशील हैं, चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता था। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। केरल की जो चित्रकारी है इसमें खास करके आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आख्यान इस्तेमाल किए गए हैं वो हिंदुओं की धार्मिक कथाओं वाले किए गए हैं, यानी पौराणिक प्रसंगों पर आधारित आख्यान हैं जो कि उस समय केरल में काफ़ी लोकप्रिय भी थे। तो यहाँ सी वाला कथन बिल्कुल सही है। केरल के भित्तिचित्र जो है 60 से भी ज़्यादा स्थलों पर पाए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 महलों के चित्र हैं जिसमें कोची का डच महल, कायमकुलम का जो है कृष्णापुरम महल है और पद्मनाभपुरम का जो एक महल है, ये तीनों शामिल हैं। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो बी वाला है, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी। 12वां प्रश्न है अब आपका, भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिठोरा चित्रकारी राजस्थान और गुजरात, मिथिला चित्रकारी उत्तरी बिहार, वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र, पटुआ कला ओडिशा, पटचित्र चित्रकारी बंगाल। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है ये। तो पिठोरा चित्रकारी जो है आपके ये राजस्थान और गुजरात की स्थानीय परंपरागत भित्ति चित्रकारी है, तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिथिला चित्रकारी को आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको मधुबनी पेंटिंग्स के नाम से भी जानते हैं और ये खास करके आपके उत्तरी बिहार में और नेपाल से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहाँ पर ये पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। वर्ली चित्रकारी जो है आपकी महाराष्ट्र में की जाती है, तो थर्ड वाला सही है। पटुआ कला की बात करें, देखिए पटुआ कला लगभग 1000 साल पुरानी कला है और ये बंगाल की स्थानीय भित्ति चित्रकारी है, तो ये आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। इसी प्रकार का जो पटचित्र है, पटचित्र चित्रकारी जो है वो ओडिशा में फेमस है, तो यहाँ पर आपका 5वां वाला भी गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, केवल चौथा और 5वां युग्म यहाँ पर ये गलत है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 12वें का डी, केवल 4 और 5। 13वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 में मंदिर हैं और राज्य पूछा गया है, किस राज्य में ये अवस्थित हैं। देखिए यहाँ पर ये तो प्रश्न दिया हुआ है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। आपको ये बताना है कि ये जो मंदिर हैं, इन चारों मंदिरों का जो जिक्र किया गया है, ये मंदिर कौन कौन से देवताओं को समर्पित हैं। आपको उनके इन मंदिरों के आगे उनके नाम लिखने हैं और जिस व्यक्ति का कमेंट मुझे सही लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर किसके लिए समर्पित है, लेपाक्षी किसके लिए समर्पित है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विरूपाक्ष मंदिर की बात कर लेते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर आपका जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो टेम्पल है वो है लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर की बात की जाए तो लेपाक्षी मंदिर आपके अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। वडक्कुनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो वडक्कुनाथ मंदिर जो है आपका ये त्रिशूर केरल में स्थित है। इसके अलावा आपका एक अगला मंदिर बचा हुआ है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये आपका जो है दारासुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो आपके ये सभी मंदिरों के स्थान मैंने बता दिए हैं और राज्य भी बता दिए किस किस राज्य में अवस्थित हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम तो आपकी किताब में दिए हुए थे, जबकि कुछ मंदिरों के नाम जैसे दारासुरम नाम दिया हुआ था आपकी किताब में, केवल मंदिर नहीं दिया था, तो मैंने वहाँ पर उसका मंदिर यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम का ही हिस्सा हैं। आप कुछ लोग ये ना सोचें कि सर आपने नोट्स में नहीं लिखवाया है, यहाँ पर ये दे दिया है, ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए मैं करता हूँ ताकि आप केवल नोट्स पे ही डिपेंड ना रहें, बाहर से भी स्टैंडर्ड बुक हैं उनका भी ज्ञान आपको मिल सके। इस वजह से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट डालता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आपको कमेंट में आपको मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको सही प्रकार से लिखकर देना है। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप लोगों में से कई लोगों के मुझे लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि सर आगे कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, कब स्टार्ट होंगे, आप लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आगे की जो रणनीति जो रहेगी वो कुछ हमारी इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो है जियोग्राफी के वीडियो दूंगा, 6 से लेकर 12 तक के MCQ वाली जो सीरीज है उसको अपडेट करूंगा, क्योंकि ये MCQ वाली सीरीज में 3 साल पहले लेकर आया था, उस समय कुछ त्रुटियां इसमें रह गई थी। इसके अलावा इसमें मैप भी नहीं था। तो आगे जो सीरीज में लेकर आऊँगा उसमें पूरी तरह से मैप बेस्ड होगी, मैप भी आपको देखने को मिलेगा। अगले मंथ से हम यानी नवंबर के मंथ से, अभी आपका ये वीडियो जो है अक्टूबर में पब्लिश किया जा रहा है, मैं नवंबर के मंथ से एथिक्स के वीडियो भी स्टार्ट करूँगा, यानी एथिक्स के वीडियो भी आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और सब्जेक्ट भी लाना चाह रहा हूँ जिनमें आपकी जो पॉलिटी है, जिसमें कि आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है, और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अलावा कुछ 2 और 3 पॉलिटी की अलग अलग किताबें मैं लेकर इसकी भी MCQ सीरीज में अपडेट करने वाला हूँ। यानी कि ये भी जो सीरीज है मैं स्टैंडर्ड तरीके से इसे अपडेट करने वाला हूँ, पॉलिटी की सीरीज जो है, क्योंकि ये सीरीज ये भी बहुत पुरानी है और उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये भी अपडेट करके लाई जाए। इसके अलावा मैं कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो चलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट, यानी EVS की जो किताब है आपकी SK ओझा की है, दृष्टि पब्लिकेशन की है, या फिर आपकी अदर जो किताबें हैं EVS की स्टैंडर्ड बुक हैं, उनको उठाकर मैं कंप्लीट कंबाइन करके आपको EVS के नोट्स भी देने का प्रयास करने वाला हूं आने वाले 1 या 2 महीने में। साथ ही साथ आपकी जो जिन लोगों को समस्या आ रही है, खास करके आपकी जो समस्या आ रही है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो राजीव अहीर जी की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री वाली, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री हम जो है संभवतः दिसंबर में स्टार्ट कर पाएंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री वाली किताब जो है वो मैं दिसंबर में स्टार्ट करवा पाऊंगा। और साथ ही साथ मेरा मतलब टारगेट यहाँ पर ये भी लेकर चला हूँ कि आपको जो MCQ की सीरीज है, यानी आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैं देता जाऊँ। टेस्ट सीरीज देना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर नहीं होगी तो आप अभ्यास कैसे करेंगे। केवल पढ़ने से, केवल नोट बना लेने से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ आपको परखना पड़ेगा, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी ताकि आपको पता तो चले कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा पाठ्यक्रम जो है डायरेक्ट हम नोट्स वाला नहीं रहेगा कि डायरेक्ट नोट्स ही बनवाते जा रहे हैं, नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ देंगे ताकि आप जो है अपने आप को चेक कर सकें कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कि एग्जाम में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों के मन में जो भी डाउट चल रहे थे वो डाउट अब खत्म हो जाएंगे और आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए आने वाले समय में मैं जो भी अब वीडियो लेकर आ रहा हूँ, पहले जो भी मैं वीडियो लाता था उसमें दिक्कत ये रहती थी, खास करके मेरी उसमें थोड़ी सी गलती ये रहती थी कि मैं केवल एक ही किताब उठाता था, यानी जो किताब मैं पढ़ा रहा था केवल वही उठाता था। लेकिन आज के समय में मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें 2 या 3 किताबें स्टैंडर्ड बुक हैं उनकी हेल्प ले रहा हूँ, यानी 2 या 3 किताबों का सम्मिश्रण करके तब मैं आपको वीडियो पहुँचा रहा हूँ ताकि आपके पास जो कंटेंट है वो A1 क्लास का कंटेंट आपको मिले। और आने वाले समय में जो भी अब वीडियो रहेंगी वो केवल किसी एक बुक पर डिपेंड नहीं रहेंगी, उसमें भी 2 या 3 बुक का कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें और आप मुझ पर विश्वास रखें। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।